हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल सीवीटी जोन में। आज हम फिर से आपके लिए पीवाईक्यू की वीडियोस लेते आए हैं। पीवाईक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो लेते आए हैं, जिसमें हम अगेन पिछले 2 सालों में 2022 और 2023 में सीवीटी में जनरल टेस्ट में जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके क्वेश्चंस हम लेके आ गए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी इंसाइट इस वीडियो से मिलेगी और आपको पता चल पाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पी क्यू इज इक्वल टू 3, यानी प्रोडक्ट ऑफ पी और क्यू वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो आप ऑप्शन को कर सकते हो, जैसे ये पी 2p रेशियो 3 का मतलब क्या होता है 2p/3, और 1 रेशियो q का मतलब क्या होता है 1/q। तो ऐसे मैंने करके देखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पहला वाला नहीं बना, दूसरा वाला भी नहीं बनेगा, तीसरा वाला भी नहीं बनेगा, चौथा वाला बन जाएगा। चौथा वाले को मैंने क्या किया, 3/2p का मतलब क्या होता है 3/p, और q/1 का मतलब क्या होता है q/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इंटू क्यू और 3 1 3, तो पी क्यू इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था आपके सीवीटी का पीवाईक्यू, मतलब जनरल टेस्ट में पीवाईक्यू का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अर्थमेटिक मीन को मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक सीरीज होती है जिसमें जो नंबर नेक्स्ट टर्म जो होता है वो आपको पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने से मिलता है, तो एक अर्थमेटिक सीरीज होती है। सिमिलरली एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। तो अर्थमेटिक सीरीज से मिलता है हमें अर्थमेटिक मीन, और ज्योमेट्रिक सीरीज से मिलता है हमें ज्योमेट्रिक मीन। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दे रखा है, ठीक है। अब 2 नंबर की बात कर रहा है, तो हम सपोज कर लिए कि जो 2 नंबर है वो हमारे ए और बी हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज ए एंड सेकेंड नंबर इज बी। अब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2, है ना। अगर 2 नंबर है, मैंने बोला कि उसका अर्थमेटिक मीन होगा a+b/2। एंड सिमिलरली 2 नंबर हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन a+b/2 हो गया एंड ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट में a इंटू बी। अब अर्थमेटिक मीन दे रखा है विच इज़ 34, तो अर्थमेटिक मीन को मैंने 34 के बराबर कर दिया, है ना। अर्थमेटिक मीन तो ये 34 दे रखा है, और ज्योमेट्रिक मीन 16 दे रखा है, तो मैंने 16 कर दिया, ठीक है। अब अब क्या करना है हमें चूंकि दोनों नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, a+b/2 विच इज़ 34 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज 16। अब मैंने a+b की वैल्यू निकाल ली, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 68 हो जाएगा। तो a+b की वैल्यू 68, और मैंने इधर इसमें ये ज्योमेट्रिक मीन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मुझे a इंटू बी की रॉ वैल्यू मिल जाएगी। a इंटू बी ए बी, और मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ए बी बच जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अब मैं एक रिलेशन निकालता हूँ। मुझे अब देखो a+b की वैल्यू पता है, तो अगर मैं a-b की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि मैं फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करके एक वेरिएबल एलिमिनेट करके मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, a-b का होल स्क्वायर होता है a+b के होल स्क्वायर के बराबर -4ab। तो ये एक आइडेंटिटी है, ये आप याद कर लो। जब भी आपको a-b दिया हुआ है, आपको a+b निकालना है, या आपको a+b दे रखा है a-b निकालना है, तो ये आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। कहीं भी ऐसी अगर यूज़ आता है तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब मुझे पता है मुझे a+b की वैल्यू दी हुई है, मुझे a-b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि तभी हमारा काम बन पाएगा। तो मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ। तो a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a+b का होल स्क्वायर -4ab। अब ये a-b का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखना भूल गया, तो ये a-b का होल स्क्वायर है, किसके बराबर होगा a+b का होल स्क्वायर। तो a+b की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने a+b की वैल्यू रख दी -4 इंटू ए बी की भी वैल्यू यहाँ पे है 256, मैंने रख दी। सॉल्व किया तो a-b का होल स्क्वायर किसके बराबर है 36। अब ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 3600 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 36 को आप जब पेयर अप करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10, तो 6 का एक पेयर बन रहा है, 10 का पेयर बन रहा है, तो दोनों बाहर आएंगे, तो 6 इंटू 10 विच इज़ a-b की वैल्यू 60 आ गई। a+b की वैल्यू भी हमें पता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो
अब पता है आपको आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जब दो वेरिएबल है एंड आपके पास उतने ही इक्वेशन होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास दो वेरिएबल है विच इज़ ए एंड बी, एंड हमने दो इक्वेशन फाइंड कर लिया। एक तो इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे है, दूसरा इक्वेशन ये। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने बी को एलिमिनेट कर दिया, इसके लिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो ऐड करने पे बी से बी कट गया, ए जुड़ के 2a हो गया और इधर वाला जुड़ के 128 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 64। अगर ए की वैल्यू 64 है, इसे उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो जो हमारे नंबर्स थे ए एंड बी, उनकी वैल्यू हमें पता चल गई। ए जो है वो 64 के बराबर है और बी जो है वो 4 के बराबर है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है इस क्वेश्चन में ये है, आपको कैसे दिमाग चलाना है कि आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो दिस वन इज़ दी मोस्ट क्रूशियल स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैन है, अ मैन मेक्स हिज ऑनवर्ड जर्नी एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड बैकवर्ड जर्नी एट 28 किलोमीटर पर आवर। यानी एक इंसान है, वो एक जगह जा रहा है। अब वो जब उस जगह पे जाता है तो वो उसकी जो स्पीड होती है वो 16 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड जब वो उस जगह से वापस आता है तो उसकी स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर आती है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसके एंटायर जर्नी में, मतलब पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब आपको दो स्पीड दी रहती है, इस क्वेश्चन में दो स्पीड दे रखी है, एक तो स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और एक स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने 16 किलोमीटर पर आवर को S1 बोल दिया है ना, स्पीड 1, और 28 किलोमीटर पर आवर वाले को S2 बोल दिया। तो जब भी दो स्पीड दी रहती है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में दोनों स्पीड का सम। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन 2 स्पीड्स आर गिवन। तो 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। अब रख दो इसमें वैल्यूज, 2 इंटू 16 इंटू 28 अपॉन में 16 प्लस 28। तो इसे सॉल्व करोगे तो 896/44। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 20.3636 कंटिन्यू होगा। तो लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है दो डेसिमल के दो प्लेसेस तक का आंसर लेना है, तो मैं बस यहाँ तक लेता हूँ, 36 तक लेता हूँ, ठीक है। तो 2.36 किलोमीटर पर आवर, यानी जो उसकी एवरेज स्पीड होगी इस एंटायर जर्नी में वो होगी 20.36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B, यानी ABC जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो 90 डिग्री एंगल है वो B पे बन रहा है। तो मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और जो 90 डिग्री एंगल है वो एंगल B इज द 90 डिग्री एंगल। अब क्या कह रहा है कि AB 4 सेंटीमीटर है, तो ये AB 4 सेंटीमीटर है, और एंगल C ये जो एंगल C है ये 60 डिग्री है। तो हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे जब हमें दो साइड दी रहती इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हमें दो साइड की वैल्यू दे रहती, जैसे एक 4 है, अगर एक और साइड दी रहती तो हम AC की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, या तीसरी साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकाल लेते। बट यहाँ तो हमें एक ही साइड पता है लेकिन एक एंगल दिया है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे, है ना। अब मैंने यहाँ पे साइन 60 लिया है, इस एंगल का साइन लिया है। क्यों साइन लिया है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल है, मतलब 60 ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, और ये हाइपोटेनस ये तो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ही दिया हुआ है हमें, AC और 4। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है? तो सबको पता है कि साइन के में आता है। साइन अगर हम ले लेंगे तो उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है, इसीलिए मैंने साइन 60 डिग्री लिया है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेनस हो गया AC। तो इन दोनों का रेशियो विच इज 4 अपॉन में AC। साइन 60 किसके बराबर हो गया? 4 अपॉन में AC। अब आप सबको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो मैंने √3/2 लिख दिया, इज इक्वल टू 4/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC की वैल्यू आ गई 8/√3। अभी यहाँ पे आंसर नहीं आया, अभी रुको। अब देखो एक चीज़ होती है जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है। तो इसे जब ऐसा केस आता है तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। तो मैंने √3 से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला है। तो ऊपर आ गया 8√3 और नीचे √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर हो जाता है विच इज़ 3, तो 8√3 अपॉन में 3 सेंटीमीटर। तो जो AC की वैल्यू है वो है 8√3 अपॉन में 3 विच इज़ मैचिंग टू ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज़ ये हम कह सकते हैं परसेंटेज का भी क्वेश्चन है और लीनियर इक्वेशन का भी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 33% ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, यानी एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स चाहिए टोटल मार्क्स का। टोटल मार्क्स का 33% अगर वो पा जाता है तो वो पास हो जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स का 33%। ही गॉट 148 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, यानी एक स्टूडेंट है वो 148 मार्क्स पाया लेकिन वो 50 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब अगर वो 148 के अलावा अगर वो 50 मार्क्स और पा जाता तो पास हो जाता क्या, है ना। वो 148 पाया लेकिन वो 50 मार्क्स से फेल हो गया। अगर वो 50 मार्क्स और पा जाता तो पास हो जाता। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 148 प्लस 50। तो पासिंग मार्क्स कितना है, 148 प्लस 50 विच इज़ 198, यानी 198 इज़ दी पासिंग मार्क्स। आई होप ये जो मैंने लॉजिक लगाई आपको समझ में आया होगा। अब हमें मार्क्स फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स को टोटल मार्क्स कह देते हैं, ठीक है, बात एक ही है, मैक्सिमम मार्क्स बोलो या टोटल मार्क्स बोलो। अब मैंने सपोज कर लिया मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स x है। अब यहाँ भी ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखी है कि पासिंग मार्क्स ये भी तो है कि कोई भी स्टूडेंट को पास करने के लिए टोटल मार्क्स का अगर 33% भी पा जाए तो भी पास हो जाएगा। तो 33% ऑफ x यानी 33% ऑफ टोटल मार्क्स ये पासिंग मार्क्स है। तो 33% ऑफ x क्या होगा, 33% का मतलब होता है 33/100 टाइम्स x इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स 198। यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है तो इसे मैंने 198 के बराबर कर दिया। इसे सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू 600 आ गई विच इज़ मैक्सिमम मार्क्स टोटल मार्क्स। x क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है, तो जो एग्ज़ाम है टोटल मार्क्स उस एग्ज़ाम का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 600, यानी वो जो एग्ज़ाम है वो 600 मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक ज्योमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC, यानी 3 साइड बराबर है। तो ये फिगर ऑलरेडी बना के दिया हुआ था। अब इसमें मैंने ये y x मैंने खुद से मान लिया है। अभी मैं बता रहा हूँ क्यों माना है मैंने। चलो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये AD CD और BC बराबर है। तो AD ये है तो ये वाली साइड बराबर है, CD यानी ये वाली साइड बराबर है और BC ये साइड बराबर है। तो जो जो साइड बराबर है उस पर मैंने ये सिंगल टिक लगा लिया है ना। सिंगल टिक का मतलब तीनों साइड बराबर है। अब देखो, अब चूंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, है ना। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड बराबर है ट्रायंगल की तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, ये और ये भी बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो दोनों को मैंने कोई वैल्यू दे दी है, चलो y बोल दिया है। तो ये एंगल y और ये भी एंगल y, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड बराबर है, तो जब ये दोनों साइड बराबर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो इन दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो दोनों एंगल को मैंने x बोल दिया, ये x तो ये x। अब आपको पता है, अब हमें पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एंगल CDB यानी दिस एंगल, ये जो D पे एंगल बन रहा है ना विच इज x की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है। CDB का मतलब ये एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू तो मैंने x मान लिया है। अब चलिए काम शुरू करते हैं। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी कि किसी ट्रायंगल में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी ट्रायंगल में क्या होता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम यानी दो अंदर वाले एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी उस ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें ACD में, ये एंगल A विच इज़ y और ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल के अंदर है तो इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम इस ट्रायंगल के बाहर ये वो वाला एंगल बन रहा है ना एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा।
तो y प्लस वाई है ना, तो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y है ना, इन दोनों एंगल को सम कर दिया और ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो इस x के बराबर होगा, तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ से मैंने 2 को इधर भेज दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई x/2। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो CAB में, बड़े वाले ट्रायंगल में है ना, तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, एक तो ये y होगा और ये एक x होगा, तो इन दोनों का सम y प्लस एक्स इस ट्रायंगल के बाहर यानी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। सेम वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो इसका इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स है, एक ये y है और एक x है, दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल विच इज 98 के बराबर होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 बना लिया। अब हमें फाइंड करना है y तो फाइंड करना है, सॉरी x ही तो फाइंड करना है, क्योंकि x ही तो ये वैल्यू है CDB। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, y की वैल्यू ये x/2 उठा के इसमें रख देंगे, क्योंकि y तो हमें चाहिए नहीं, तो y को हम हटा दे रहे हैं, हमें बस x की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू इधर लाके हम पुट कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3x/2 विच इज़ 96 के बराबर, तो इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64, यानी ये जो हमारा एंगल है CDB विच इज़ दिस एंगल, जिससे हमने x बोल दिया था वो 64 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी मेहनत की इसे समझाने में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है विच इज़ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 260 kg राइस, यानी हमारे पास 260 किलो चावल है, 260 kg राइस है, उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला पार्ट मैंने मान लिया है x, दूसरा पार्ट मान लिया है y, और तीसरा पार्ट क्या होगा, टोटल 260 है, उसमें से जितने पार्ट्स हैं उनको हम हटा दें यानी माइनस कर दें तो तीसरा पार्ट मिल जाएगा। तो तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों पहले दूसरे पार्ट को ऐड करके उसे इसमें से माइनस कर दे टोटल में से, तो हमें तीसरा पार्ट मिल जाएगा। तो अगर पहला पार्ट x है, दूसरा पार्ट y है, तो तीसरा पार्ट इवेंचुअली ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 260 माइनस दोनों पार्ट का एडिशन है ना, तो ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ये कह रहा है, अब रिलेशन दिया हुआ है, पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि हमने 260 किलोग्राम राइस को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये 3 पार्ट है एक्स वाई एंड तीसरा पार्ट ये, सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज 5 kg मोर देन द सेकेंड पार्ट, यानी जो फर्स्ट पार्ट है जो कि एक्स है वो सेकेंड पार्ट से 5 किलो ज़्यादा है। ये जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकेंड पार्ट से 5 किलो ज़्यादा है। तो ये बताओ अगर मुझे दोनों को बराबर करना होगा, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट को, तो कैसे बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 5 किलो ज़्यादा है। तो अगर हम दूसरे पार्ट में भी 5 किलो ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, क्योंकि ये y तो कम है ना इससे 5, तो अगर हम y में भी 5 ऐड कर दें तो ये पहले के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया है, क्योंकि y जो है वो कम था 5 है ना, 5 किलो कम था, तो मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो ये पहले पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। नाउ फिर क्या कह रहा है कि सच दैट द फर्स्ट पार्ट इज 5 kg मोर देन द सेकेंड पार्ट एंड इट्स रेशियो विथ थर्ड पार्ट इज 1/3, यानी फर्स्ट पार्ट की ही बात कर रहा है, फर्स्ट पार्ट का थर्ड पार्ट के साथ रेशियो जो है वो 1:3 है, यानी फर्स्ट पार्ट का रेशियो और थर्ड पार्ट का रेशियो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पार्ट अपॉन में थर्ड पार्ट, रेशियो का मतलब यही तो होता है डिवीजन, तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो किसके बराबर है 1/3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एक और इक्वेशन बना दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये एक इक्वेशन बन गया। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y, और हमारे पास 2 इक्वेशन भी आ गई। अब हमारा काम हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब एक काम करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इस x को इधर लेते हैं तो ये 4x हो गया है ना, तो 4x इज इक्वल टू 260 माइनस वाई। अब ये बन गया, अब इस y की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये एक इक्वेशन बन गया x में सिर्फ। तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 53। अब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने इसमें रख दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 48 आ गई। अब जब दोनों की वैल्यू आ गई तो मैंने इसमें रख दिया, तो मुझे तीसरा पार्ट पता चल गया। पहला पार्ट x है जो कि 53 है, दूसरा पार्ट y है जो कि 48 है, और तीसरा पार्ट इसमें रख दो x और y की वैल्यू तो 159 आ जाएगा। तो तीनों पार्ट क्या हो गए, पहला पार्ट 53 है, दूसरा पार्ट 48 है, तीसरा पार्ट 159 है। तो 3 पार्ट्स इन केजी रिस्पेक्टिवली आ रही है, तीनों पार्ट की वैल्यू क्या होगी
तो अगर इससे आप मैच करोगे तो 4 ऑप्शन सही है। पहला पार्ट 53 है, दूसरा पार्ट 48 है, तीसरा पार्ट 159 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, इन्हें हम ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, है ना, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और इसे ऑर्डर में लिया गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट 6 और 1 है, बी का कोऑर्डिनेट 8 और 2 है, सी का कोऑर्डिनेट 9 और 4 है और डी का कोऑर्डिनेट 7 और k है। आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम सबको पता है, ये पैरेलल, ये पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में भी मैं बता दूं कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, एंड पैरेलल होती हैं। तो ये जो ऑपोजिट साइड्स है जैसे ए बी और डी सी जो होंगी बराबर होगी, और ऐसे ही बी सी और ए डी बराबर होगा। तो एक काम करते हैं हम, क्यों ना ए बी, ये जो ए बी लेंथ है, साइड है, और इस डी सी को बराबर कर देते हैं। तो आपको पता है कि ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि हमें दे रखा है, तो मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच में। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 10th में या 9th में, जब दो पॉइंट दे दिया होता है, जैसे सपोज पहला पॉइंट है x1 y1, पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी दोनों के बीच की, वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस। तो सेम काम में हम यही डिस्टेंस, ये ए बी की डिस्टेंस हम निकाल लेंगे ये इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये 8 माइनस 2 का 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये ए बी आ गया। सिमिलरली सी डी भी निकाल लेंगे, ये सी डी की भी डिस्टेंस सेम तरीके से निकालेंगे। तो 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये ए बी और डी सी की लेंथ आ गई। अब आपको पता है कि जो ए बी और डी सी में क्या होता है कि दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो बराबर होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स को बराबर कर दो। तो ए बी और डी सी को मैंने बराबर कर दिया। तो ए बी और डी सी को जब मैं बराबर करूँगा तो इसे सॉल्व करने पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया था और इसे सॉल्व करने पे ये आया था। अब स्क्वायर रूट इधर भी है, स्क्वायर रूट इधर भी है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इस साइड का स्क्वायर किया मैंने तो 5 बचेगा, और इधर का स्क्वायर रूट किया तो ये बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 को इधर लेते आए तो 1 हो गया। तो 4 माइनस के का होल स्क्वायर 1 के बराबर है। तो 4 माइनस के भी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब के को उधर लेते जाएंगे, 1 को इधर लेते जाएंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जो के की वैल्यू हमसे पूछ रहा था वो 3 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 - 5 एंड -29। यानी एक पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे पता करना है, वो जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबरी के डिस्टेंस पे है। कह रहा है ना कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट सिचुएटेड होगा जिसकी जो दूरी है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर है ना। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही है। तो सपोज कर लिया हमने वो जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे वो x0 होगा। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट सपोज करना है, तो मैंने x सपोज किया। और 0 क्यों सपोज किया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है हमेशा। ये आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है मैंने सपोज कर लिया x0, है ना। अब इस पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी दोनों बराबर है। यानी ये जो डिस्टेंस AC है और BC डिस्टेंस दोनों बराबर होगी। तो मैंने अगेन वही काम कर दिया है कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो ये आएगा और ये डिस्टेंस जो आएगा दोनों को बराबर कर दूंगा। तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये पहला डिस्टेंस ऐसे निकल के आ जाएगा x-2 जो भी है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9, और इधर इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो सॉल्व जब करोगे आप
तो 8x की वैल्यू -56, x की वैल्यू -7 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जाके डाल दो आप, तो -7 और 0, तो जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो क्या है, -7 और 0 के बराबर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। द एज ऑफ अ फादर इज थ्राइस द एज ऑफ हिज डॉटर, यानी एक फादर है, फादर की एज अपने डॉटर की एज की 3 टाइम्स है ना, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। जो डॉटर की जो जो फादर की जो एज है वो उसकी डॉटर की एज के 3 टाइम्स है। तो क्यों ना हम डॉटर की एज को अगर x मान लिया मैंने, तो उसके फादर की एज आराम से निकल के आ जाएगी, इसकी एज का डॉटर की एज का 3 टाइम्स कर दो, तो फादर की एज हो जाएगी 3x, है ना। तो डॉटर की एज x और फादर की एज 3x। अब 10 साल, अब कह रहा है 10 ईयर्स अगो, यानी 10 साल पहले क्या सीन था कि हिज एज वॉज हिज एज वॉज 5 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, यानी 10 साल पहले क्या था कि जो फादर की एज थी वो उसके डॉटर की एज के 5 टाइम्स थी। तो 10 साल पहले हम इनकी एजेस लिख लेते हैं, तो 10 साल पहले डॉटर की एज कितनी होगी, x - 10, 10 साल पहले जा रहे हैं तो एज में से 10 माइनस कर देंगे, तो जो डॉटर की एज 10 साल पहले हो गई x - 10 और फादर की एज 3x - 10, है ना, दोनों की एजेस में से मैंने 10 माइनस कर दिया, तो ये जो एजेस आ गई वो 10 साल पहले की एजेस आ गई। अब 10 साल पहले की जो एजेस थी उनमें रिलेशन क्या था कि जो फादर की एज थी वो उसकी डॉटर की एज के 5 टाइम्स थी। तो फादर की एज है 3x - 10, वो किसके बराबर होगी, उसके डॉटर की एज के 5 टाइम्स। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके डॉटर की एज में और उसे उसके फादर की एज के बराबर कर दिया। अब एक ही लीनियर इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू मैंने निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 20 और 20 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो x की वैल्यू आ गई और प्रेजेंट एज फादर की कितनी है 3x, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x की वैल्यू 20 रख दो, तो 23 सा 60, यानी फादर की एज कितनी हो गई 60 ईयर्स। तो ये थे क्वेश्चन, मैंने काफ़ी खोजबीन करके ये क्वेश्चन लाए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे एंड आपको ये समझ में आए हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल पे। हम लाइव क्लासेस भी लेते हैं एंड उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ नंबर के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा नया बैच है वो 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो जल्दी से आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना इस वीडियो को मत भूलना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।